नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेके। आज 15 मई 2023 मंडे है, सोमवार का दिन है। तो इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस की, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस के लिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज एंड इम्पोर्टेंट अदर एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। ये इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस आपको एडुकेशियस के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है और हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड ही है, कमर्शियल मकसद नहीं है एडुकेशियस का। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज की न्यूज से। फ्रंट पेज के अंदर सबसे पहली न्यूज है, बैंक एंड एआरसी स्पर ओवर की डॉक्यूमेंट इंडेमनिटी क्लोज। जो बैंकिंग कंपनीज हैं और एआरसी क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हमने जो लास्ट इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस किया था उसमें एआरसी के बारे में देखा था कि व्हाट इज एआरसी। चलते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में। इंडियाज हाई स्ट्रीट बैंक्स एंड स्ट्रेस लोन प्लेयर्स जो कि स्ट्रेस्ड लोन को खरीद लेते हैं, ठीक है, और उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में पिछले 2 महीने से खींचतान चल रही है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पे। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सरफाइसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। सरफाइसी एक्ट 2002 था जो उसके तहत बनाई जाती है, जहां पे जो लार्ज बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स के बैड लोन होते हैं या फिर जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोल देते हैं या फिर स्ट्रेस्ड लोन बोल देते हैं, वो बैंक के जब बैंक को लगता है कि ये तुम्हारे से रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी तो उन असेट्स को, उन लोन्स को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच दिया जाता है एट अ डिस्काउंटेड रेट। तो अभी आपने देखा था कि एचडीएफसी ने अभी कुछ एआरसी कंपनीज को वो बेच दिए थे, जैसे 150 करोड़ का था वो 50 करोड़ के अंदर बैड लोन, स्ट्रेस्ड लोन बेच दिया था। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम होता है कि वो लोन रिकवरी करना उस बायर, उस जो जिस डिफॉल्टर से जिसने एनपीए किया है, ठीक है। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम होता है। अभी इन दोनों के बीच में कुछ मुद्दों को लेके, कुछ क्लोजेस को लेके इश्यू चल रहे हैं। इश्यू क्या है? सबसे पहले तो जो बड़े बैंक है वो चाहते हैं कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, तो वो एक अंडरटेकिंग दें कि ये जो जिसका आप लोन खरीद रहे हैं, आपका उस कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं है। बेसिकली बैंक्स को लगता है कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो डिफॉल्ट कर देते हैं, एनपीए कर देते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर दिया, लोन भरा नहीं है, तो फिर क्या होगा? उनके हिसाब से कोई उन्हीं से रिलेटेड कंपनी एआरसी बना के और वो उसको 20 करोड़ में खरीद लेते हैं। मतलब कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को वो 100 करोड़ के बदले सिर्फ 20 करोड़ ही भरना पड़ा है। तो लार्जर जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि एआरसी जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है which acquire loans to give an undertaking that they have no links whatsoever with the promoters of the defaulting borrower companies, ठीक है। It is a legal declaration that would particularly significant if any such company faces bankruptcy and is auctioned to a new owner। तो उनके हिसाब से ये क्लोज है, होना चाहिए और एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कि जो बोरोवर डिफॉल्टर कंपनी है, बोरोवर डिफॉल्टर कंपनी, हमारा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ये एक विश्वास बनाने के लिए बैंक चाहते हैं कि ताकि ऐसा ना हो कि वही कॉर्पोरेट्स अपनी एआरसी फ्लोट करके और उन्हीं के स्ट्रेस लोन को कम रेट के अंदर खरीद के और फ्री हो जाए कर्जे से। चलते हैं आगे। और जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका क्या इशू है, उनका क्या मुद्दा है? वो कह रही हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये बोल रही हैं इंडेमनिटी क्लोज के लिए कि कई बार क्या होता है, हम कैश देके या फिर सिक्योरिटीज देके आपसे लोन तो पूरा खरीद लेते हैं, दो इट इज ऑन डिस्काउंटेड रेट ओनली, लेकिन बाद में पता चलता है कि कई बार पता चलता है कि आपने प्रॉपर पेपर वर्क नहीं किया था या फिर जो पेपर थे वो फ्रॉडुलेंट थे, वो पेपर जेन्युइन नहीं थे, लीगल नहीं थे। तो उस केस में हमें रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बैंक्स को इंडेमनिटी क्लोज लेना चाहिए कि वो लॉस की पूर्ति करें कि अगर उनकी तरफ से ऐसा कोई डिफॉल्ट हुआ है जिसमें बैंक ने प्रॉपर कागज कार्रवाई नहीं की है
तो उसका हर्जाना एआरसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि बैंक एआरसी को अगर लोन बेच दिया तो वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इंडेमनिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कि इन सेक्शन 29 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड which aims to block way forward promoters from regaining control, bank had said that ARC must confirm that they do not have any direct or indirect connections with the promoter, company, guarantor or any of their related parties। ये तो है बैंकों का जो इश्यू है वो है, ठीक है। और जो ARCs का है, सरफाइसी एक्ट हमने देखा था। सरफाइसी एक्ट इज securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सरफाइसी एक्ट बोल देते हैं। इकोनॉमिक क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्मल भी पूछ लेते हैं कि व्हेन वाज द सरफाइसी एक्ट इनेक्टेड, इट इज वाज इन 2002, या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सरफाइसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर 3 ऑप्शन और देंगे तो करेक्ट आंसर इज असेट रिकंस्ट्रक्शन और सेलिंग एंड बाइंग ऑफ बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो इमीडिएट कंसर्न एआरसी के लिए क्या है, इट इज द रिलेक्टेंस ऑफ ए हैंडफुल ऑफ बिग बैंक्स टू साइन द इंडेमनिटी क्लॉज। इट्स इंपॉर्टेंट वी फाइंड अ वे आउट। तो इसके लिए 5 मेंबर ग्रुप बनाया गया है जो कि डिस्कशंस कर रहे हैं, और जो उनके एसोसिएशन है वो इस बात के लिए फोकस्ड भी है कि जल्दी ही इन दोनों का बीच में सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो बैंक और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बीच में ये 2 महीने से टसल चल रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। एक्सपर्ट्स कॉल फ्रीबीज टू हर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी आपने देखा था कि कर्नाटका के इलेक्शन हुए हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जैसे कि हर जो गृहिणी है उसको 2000 रुपए मिलेंगे, ग्रेजुएट को 3000 रुपए पर मंथ मिलेगा, डिप्लोमा होल्डर को 1500 2000 मिलेगा। सिमिलरली फूड ग्रेन्स का होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स में फ्रीबीज बांटे जाते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत। तो जो एक्सपर्ट पैनल है इन्होंने ये बोला है कि ये लॉन्ग टर्म नेशनल ग्रोथ को, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट करते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव से फ्रीबीज नहीं बांटने चाहिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा ये भी देखना चाहिए। सी रंगाराजन जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं, सी रंगाराजन, उन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। उन्होंने कहा है कि दैट फिस्कल डेफिसिट लिमिट्स स्पेशली दोज रिलेटिंग टू स्टेट्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड टू कर्ब द freebie culture. It would be very difficult to tell the politician what to do and what not to do. They will say it's their privilege. But at the same time, if fiscal deficit rules are enforced strictly, we can find a way by which these freebies can be kept under control. Fiscal deficit वो जो रहता है एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक का, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके तहत ये है कि आपकी जो बोरोइंग होनी चाहिए, वो फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब आपकी बोरोइंग आपकी इनकम को एक्सीड कर जाती है, आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम को एक्सीड कर जाता है, तो वो बेसिकली दिस इज नेगेटिव इन नेचर। फिस्कल डेफिसिट मतलब आपके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए लिमिट लगाई गई है, जो हमारा फिस्कल स्टिमुलस वगैरह है उसके लिए स्टेट्स के लिए जो लिमिट है फिस्कल डेफिसिट की वो 3.5% ऑफ जीडीपी है, कि स्टेट सिर्फ 3.5% ऑफ जीडीपी तक ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट कर सकते हैं। States are allowed a fiscal deficit of 3.5% of GDP, of which 0.5% is tied to certain reforms। जो ये फिस्कल रिफॉर्म्स होते हैं समय समय पे कमेटी बनाई जाती है, तो फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स के लिए लिमिट कैप है 3.5% की। तो बेसिकली इसके अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज फिस्कल डेफिसिट ओनली। METI likely to lead proposed body to fast track government news। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उन्होंने एक बॉडी को प्रपोज किया है जो कि आजकल फेक न्यूज चल रही है रिलेटेड टू गवर्नमेंट
एक दो कई यूट्यूब चैनल रहते हैं, बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं जहां पे कुछ भी सनसनीखेज सिर्फ व्यूज पाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए सनसनीखेज उनका थंबनेल लगा दिया जाता है, सनसनीखेज डिस्टोर्ट कर दिया जाता है जो असली न्यूज होती है उनको, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए और फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए। तो भारत सरकार इसके लिए रेगुलेशन बना रही है। थोड़े टाइम पहले इन्होंने पीआईबी को बोला था, पीआईबी फैक्ट चेक भी मशीनरी भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक बॉडी प्रपोज की है जिसको हम फैक्ट चेकिंग बॉडी बोलेंगे, फैक्ट चेकिंग टीम बोलेंगे। तो ये अभी ऑपरेशंस में है, ड्राफ्ट के अंदर है, जो कि सोशल मीडिया और इंटरमीडिएटरी है वहां पे वेरीफाई करेंगे कि ये जो न्यूज फैलाई जा रही है या इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है ये करेक्ट है या नहीं है। ये जो 3 मेंबर बॉडी होगी, ये 3 मेंबर होंगे इस बॉडी के, जिसके अंदर 2 तो होंगे ऑफिशियल फ्रॉम आईटी मिनिस्ट्री के 2 ऑफिसर्स होंगे, एंड 3rd इंडिपेंडेंट मेंबर विद एक्सपर्टाइज इन लॉ, सोशल मीडिया और पब्लिक पॉलिसी, जो एक ये कमिटी बनाई जाएगी जो कि फेक न्यूज को कंटेन करेगी, फेक न्यूज को फैक्ट चेक करेगी। उसके अंदर 3 मेंबर बॉडी होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत रहेगी, 2 ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के रहेंगे, एक इंडिपेंडेंट मेंबर रहेगा जिसका एक्सपीरियंस रहेगा लॉ के अंदर, सोशल मीडिया या फिर पब्लिक पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अर्लियर पीआईबी के लिए गवर्नमेंट ने पीआईबी को आइडेंटिफाई किया था एज अ प्रेफर्ड एजेंसी फॉर कैरिंग आउट सच फैक्ट चेकिंग एक्सरसाइजेज, एंड नाउ इट हैज बीन moved to Ministry of Economic and Information Technology and a fresh body is being floated by the government। एक fresh body बनाई जा रही है। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी किया है कुछ यूनियंस ने कि ये हमारी जो स्वतंत्रता है, भारत संविधान के अंदर दी गई है स्वतंत्रता, इसके ऊपर गर्व किया जा रहा है, जो कि राइट टू एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन इस बॉडी की एक खास बात है कि सिर्फ ये फैक्ट चेक करेगी। अगर किसी न्यूज़पेपर में, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी के पर्सनल ओपिनियन रहेंगे, ये उसको कर्व नहीं कर सकती। पर्सनल ओपिनियन को एग्जेम्प्टेड किया है इसके अंदर से। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि दिस बॉडी विल ओनली वेरीफाई न्यूज एंड फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड will not empower or screen or assess opinions presented by the publication। जो ओपिनियन रहेंगे, राय रहेंगी, वो इसको कर्ब नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज होती है और मैं उसमें अपनी राय रख देता हूं, अपनी पर्सनल राय रख देता हूं, तो उस पर्सनल राय को ये टर्न डाउन नहीं करेगी। ठीक है, The 3 member will also require to publicly specify the reason behind any takedown orders। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर कोई न्यूज को, अगर कोई आर्टिकल इंफॉर्मेशन को टर्न डाउन किया है तो क्यों टर्न डाउन किया है, इसका रीजन भी क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा, पब्लिकली बताना होगा कि ये एक न्यूज थी जिसको सोशल मीडिया पे चल रही थी या यहाँ चल रही थी, जिसको हमने टर्न डाउन कर दिया, तो वो सब बताना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी इस बॉडी की। This will ensure that everyone can see why a certain post has been taken down। चलते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, लेकिन ये जो बॉडी है ये कब काम करना शुरू करेगी? अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक केस पेंडिंग है, जैसे ही वो केस फारिग हो जाता है, उसका फैसला आ जाता है, उसके बाद ही ये करेगी। पैनल विल कोऑर्डिनेट विद द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द फैक्ट चेक प्रोसेस टू पब्लिकली स्पेसिफाई द रीजन बिहाइंड एनी टेक डाउन ऑर्डर्स। Any final decision only after the Bombay High Court decision on कुणाल कामराज केस। कुणाल कामराज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो पीआईबी से रिलेटेड था उसके ऊपर केस फाइल किया था। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है। नेक्स्ट हियरिंग है, जो कामरा केस की नेक्स्ट हियरिंग है वो 8 जून की है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। With Go Gone, they will send up more flights। आपने देखा होगा कि गो फर्स्ट बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोर्ट के तहत उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है, और अभी जो बैंक्रप्सी कोर्ट है उन्होंने भी एक मोरेटोरियम लगाया है कि एयरलाइंस के एसेट्स को अभी सेल नहीं करना, और रिवाइव किया जा रहा है कि हो सकता है कि गो फर्स्ट 23 मई तक दोबारा आकाश में उड़े, उसकी फ्लाइट्स दोबारा उड़े।
तो इस अभी मोस्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ गो फर्स्ट हैव बीन ग्राउंडेड, आर नॉट टेकिंग फ्लाइट्स, और जो स्लॉट्स हैं उनको भरने के लिए बाकी की एयरलाइंस नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि समर का सीजन है, लोग छुट्टियों में लेह, कश्मीर और हिमाचल ऐसी जगह पे जाते हैं, तो दिल्ली कश्मीर, मुंबई कश्मीर ये फ्लाइट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसमें एयर इंडिया है, दिल्ली मुंबई फ्लाइट्स पे विस्तारा ने बहुत ज्यादा फ्लाइट्स के नंबर को बढ़ा दिया है। न्यू सीएम टुडे, ओथ लाइकली ऑन थर्सडे। आज जो कर्नाटका के सीएम का इंतजार, जिस नाम का इंतजार जनता कर रही है, जो कांग्रेस ने कर्नाटका का चुनाव जीता है, तो आज सीएम का जो नाम होगा वो बता दिया जाएगा कि कौन सीएम होगा आने वाले कर्नाटका के लिए, आने वाले टर्म के लिए सीएम का नाम किसको दिया जाएगा, और जो ओथ होगी वो थर्सडे को रहेगी। परवीन सूद हैं, इनको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। अभी जो करंट डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, वो 25 मई को टेन्योर उनका खत्म हो रहा है, तो अभी जो परवीन सूद है 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको कार्यभार दिया गया है सीबीआई के डायरेक्टर का। अभी करंटली सूद जो है वो कर्नाटका में एज ए डीजीपी है जनवरी 2020 से। बीजेपी may have to draw strategy to counter opposition's populist plan. ये just political news है, not that much important from the exam point of view or analysis point of view. Karnataka effect, MP CM extends social outreach, announces quota, promises love and kush temple. अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए लव कुश टेम्पल, कोटा वगैरह सब दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर लाइकली टू सी मेजर इलेक्शन इन नियर फ्यूचर, ये बीजेपी के रहना ने बोला है कि इलेक्शंस होंगे, ठीक है। एक्शन अगेन बिहार ऑफिशियल इफ पीएमएवाईजी फंड नॉट रिलीज्ड। पॉलिटिकल न्यूज है ये सारी। बीजेपी शुड बी टॉट कर्नाटका इलेक्शन इन एमपी, ये दिग्विजय ने बोला है, ठीक है। बैनर्जीज अरेस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्लेम वेस्ट बंगाल बीजेपी चीफ। ये न्यूज है, इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन के लिए, दैट दो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। डिफेंस मिनिस्ट्री रिलीजेस लिस्ट ऑफ 928 आइटम टू बी इंडिजनाइज्ड। आपने देखा होगा मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो हम बाहर से फॉरेन कंट्री से डिफेंस की प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसको मिनिमाइज किया जा रहा है, और इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जितना भी हो सके हम डिफेंस के जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, ठीक है। इसी संदर्भ में HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसकी डिफरेंट जगह ब्रांचेज है, वहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है। मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक PSU है मुंबई के अंदर, मजगांव में, उसको जिम्मेदारी दी गई है। तो करंटली अभी जो 4th इन सीरीज है 928 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 929 ऐसे पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे स्पेयर्स को जो हमें इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करने हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, जो कि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट कहाँ पे होंगे, तो लेटेस्ट लिस्ट विल बी मेड बाय PSUs, और जो सारे जो इसमें मोस्टली जो आइटम है वो में बनाए जाएंगे मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, MDL जो है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जिसका अभी थोड़े टाइम पहले IPO भी आया था, उसको जिम्मेवारी दी गई है ये बनाने की, ठीक है। तो अभी जो डिफेंस से रिलेटेड PSUs हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि जितना हो सके जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में चीजें यूज होती हैं उसको भारत के अंदर ही बनाया जाए डिफेंस PSUs के द्वारा। चलते हैं अगले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज की तरफ। इन अ फर्स्ट, वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्रीबीज टू बी कंप्लीटेड। जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज रहे हैं पास्ट के अंदर, वो क्या है, जो फ्रीबीज जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज दे देती हैं गवर्नमेंट की, अनाज दे दिया, सब्सिडी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, जो सिर्फ अपने चुनावी एजेंडों को लेने के लिए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के आधार पर वो बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, ये दे दिया, जो जनता को फ्रीबीज दिए जाते हैं, अनाज दे दिया। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड ग्रेन्स को फ्री कर दिया गया है। इससे पहले कोविड-19 के स्प्रेड हुआ था, तब भी फ्री फूड प्रोग्राम चलाया गया था। तो ऐसे फ्रीबीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे, और ऐसे इंडिसेस बनाने पे कि जो रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह सब
इस सब में अंदर ये चीजें यूज होती हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन दोनों एक डिस्कशन में है कि मिलके हमें असेस करनी चाहिए कि जो फ्रीबीज की है वो वैल्यू कितनी है, जो हम ये फ्री बांट देते हैं गवर्नमेंट, उसकी कितनी वैल्यू है, सो दैट जो सर्वेज होते हैं, एक्सपेंडिचर सर्वेज, उनका हम करेक्ट डाटा दिखा सके, गलत डाटा ना दिखा सके। अभी करेंटली जो मोस्पी है वो बैक टू बैक सर्वेज करेगी अंडर दिस CES टू इंश्योर दैट कंसिस्टेंसी सर्वेज और कंसिस्टेंट डाटा भी प्रोवाइड किया जा सके। तो इससे रिलेटेड जो पहला सर्वे है वो जून में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दूसरा सर्वे शुरू हो जाएगा। इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स मेडन मिनिस्ट्रियल मीट टुमारो, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है उसकी पहली, मेडन मीन्स फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, उसकी पहली फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग अभी होगी 16 मई को। कहां पे होगी? ब्रुसेल्स के अंदर। और डिस्कस किए जाएंगे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, रेसिलिएंट वैल्यू चेन्स वगैरह, जो करंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इनका डिसीजन किया जाएगा। कहां पे? फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसके अंदर हमारे कॉमर्स एंड मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल भाग लेंगे और साथ में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर भाग लेंगे। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। सेंटर स्किल ट्रेनिंग टू इंक्लूड AI कोर्सेज, जो सेंटर की जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे आपने देखा होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है वो बहुत जगह सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोर्सेज चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा राजीव गांधी स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी है, ठीक है। इस तरह से प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना है, इस तरह के काफी जो स्किल ट्रेनिंग होती है, सो दैट उनको ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए जो कि एम्प्लॉयमेंट में सहायक हो। उसके अंदर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक कोर्स जोड़ने के लिए भी बात चल रही है। A 16 member committee has been set up under the chairmanship of Nina Pahuja, who is the executive member of the National Council for Vocational Education and Training. वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हमें कुछ ऐसी चीजें सिखाती है, ऐसी स्किल्स सिखाती है जिसको यूज करके हम इजीली नौकरी पा सकते हैं या अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। जैसे कि सिलाई कढ़ाई सिखाना, ठीक है, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, ठीक है, कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीजें सिखाते हैं, ठीक है, और साइकिल्स बनाना सिखा देंगे। इस टाइप की जो चीजें होती है, कंप्यूटर सिखा देंगे, टैली सिखा देंगे, अकाउंटिंग के कोर्स सिखा देंगे, जिनको सीख के हम इजीली एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोले जाता है, ठीक है। तो अभी वो 16 मेंबर कमेटी है वो असेस कर रही है टू डिवाइस कोर्सेज एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्सेज फॉर वेरियस स्किलिंग बॉडी, ठीक है। The committee is expected to submit its recommendation by 20 June, after which ministry will take the restructuring of this thing. Harnessing 10% of coal-bed methane reserves can cut energy import bill by $2 billion. जो आप कोल एक्सट्रैक्शन के बाद ना वहां पे जो कोल बेड होते हैं वहां पे मीथेन इकट्ठी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो अगर हम उसको मीथेन को हार्नेस कर सकते हैं, मीथेन गैस को हम निकाल के यूज कर सकते हैं, तो इंडिया कैन कट इट्स एनर्जी इंपोर्ट बिल। एनर्जी जो बाहर से हम मंगवाते हैं, तेल, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, गैस मंगवाते हैं, तो इंडिया उस इंपोर्ट बिल को $2 बिलियन तक कम कर सकता है इफ द नेशन हार्नेसेस 10% ऑफ द कोल बेड मीथेन रिजर्व। सिर्फ अगर 10% भी जो कोल बेड मीथेन के रिजर्व उसको 10% को भी यूज कर ले तो $2 बिलियन तक का हम बचा सकते हैं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि हमें देना पड़ता है इंपोर्ट करवाते लिए। और कितना रिजर्व है हमारे पास? 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। This assumes significance in India's coal production clocking record high during the last fiscal year
एंड प्लान्स टू इंक्रीज इट फर्दर। अभी हमारा जो लास्ट फिस्कल ईयर में कोल की एक्सट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पे रही है, ठीक है। तो अगर हम कोल प्रोडक्शन इंक्रीज करके और जो मीथेन है हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी 10% को भी बहुत ज्यादा बिल जो हमें देना पड़ता है एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, उसको बचाया जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, IL&FS completes transfer of Pune Solapur road asset to Roadstar InvIT। ये जो हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करके रोडस्टार करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है, तो जो IL&FS है वो अपने शेयर्स इस पे अपने जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करने के लिए जो पुणे सोलापुर रोड का इसको इनविट को दे सौंप रही है। ESMA टोन्स डाउन CCIL स्टैंड इन ड्राफ्ट टू RBI। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है डिस्कशन के लिए। ESMA क्या होता है? यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी। यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी यूरोपियन का रेगुलेटर है, जैसे हमारे सेबी है, RBI है। इस तरह यूरोपियन जो सिक्योरिटी मार्केट है, सेबी हमारे सेबी है, वहां का यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी है, उसने प्रपोज किए हैं लेस स्ट्रिजेंट रूल्स फॉर इंस्पेक्टिंग एंड पेनलाइजिंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी क्या रहा है, जो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी है उसने जो CCI है हमारी CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। किस लिए? क्योंकि वो उसने बोला था कि हमें इसके ऊपर अथॉरिटी चाहिए, हम इसको इसकी जो CCI की है हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऐसा इनके ड्राफ्ट इनके रूल्स आए थे जिसमें वो जिस भी क्लियरिंग एजेंसी पे उनका रोल रहता है, जहां से आता है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन RBI ने इसको क्लियरली मना किया था कि ये ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस करके हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे CCI का इंस्पेक्शन। RBI ने इसको क्लियरली मना कर दिया था, जवाब दे दिया था। तो उसके बाद इश्यू चल रहा था, इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया था CCI को। लेकिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, डाउशे बैंक है, BNP परिवास है, ठीक है। इस तरह के काफी बैंक है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही जिनका क्लियरेंस रहता है। तो अभी RBI के स्ट्रॉन्ग और सॉलिड उसके स्टैंड लेने के बाद जो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी है उसने अपना स्टैंड थोड़ा ढीला किया है और उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं कि जो हमारे ये ऑलरेडी रूल्स है, एक्ट है, वो तो हम अभी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारी पार्लियामेंट में जाएगा, फिर इसको रॉयल असेंट चाहिएगी, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है, बट हम आपको इंश्योर करते हैं कि हम इनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई CCI के खिलाफ नहीं करेंगे। अभी देखते हैं RBI इसका क्या जवाब देता है, वो आगे देखना पड़ेगा। A draft was sent around a fortnight ago by the ESMA to RBI. The stance on the demand by the ESMA to audit and inspect Clearing Corporation of India, which is the main sticking point, is diluted. ये dilute कर दिया गया है जो draft rules है उनके अंदर। And the RBI has clearly communicated that CCIL follows international best practices and that it will not prevent any ESMA or any outside regulator to oversight and the right to levy penalties। किसी भी बाहरी रेगुलेटर को, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे कोई और, पेनल्टी उसको इंस्पेक्ट करके पेनल्टी लगाने का अधिकार RBI नहीं दे सकता CCI के ऊपर। फ्रॉम देयर साइड यूरोपियन बॉडीज हैज कम्युनिकेट डिफिकल्टी इन चेंजिंग पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बट हैव एक्सप्रेस्ड टू द RBI दैट नो एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कंसल्टिंग फर्म। जो ESMA उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको इंश्योर करते हैं कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा विदाउट कंसल्टिंग RBI को कंसल्ट किए बिना। जो ESMA डी रिकॉग्निशन ऑफ CCIL केम इफेक्ट ऑन 2 मई, ठीक है। जो इसकी ऑर्डर थे उसके बाद 2 मई को CCIL का डी रिकॉग्निशन हो गया था। Clearing impasse, ESMA's latest draft softens stance on auditing and inspecting CCIL. European regulator de-recognition of CCIL took effect on 2 May. CCIL was de-recognized as RBI refused overseas jurisdiction, मना कर दिया था। French, German regulator have provided
ली वे ऑन द इशू, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए फ्रेंच और जर्मन रेगुलेटर ने बोला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और आरबीआई भी प्रोग्रेस कर रहे हैं ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बॉडीज लाइक सीसीआई। अभी मैटर है जो वो इंडिया टॉक विद फ्रेंड्स, अभी फ्रांस के अंदर डिस्कस किया जा रहा। आने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। Beaten down reality pharma top mutual fund buys in April, ये not that much of important news। Basically जो money manager at lending fund house to express exposure to real estate and pharmaceutical stock in April when the Sensex and Nifty rose to 3.5 और 4.0। ठीक है। Inflated startup packages making job changes tough। जो स्टार्टअप पैकेजेस रहे हैं, जो शुरू में अभी क्या है, स्टार्टअप का जो बैड विंटर चली हुई है, स्टार्टअप के लिए कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा। आपने देखा बाइजूस की या फिर उबर की वैल्यूएशन, ओला की वैल्यूएशन, फॉरेन एंटिटीज हैं जो हैं, रेगुलेटर है, उन्होंने असेसर है, उन्होंने बहुत ज्यादा घटा दी गई है। तो अभी इन जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो उनके हाई मैनेजमेंट है, जिनकी सैलरी करोड़ के अंदर है, उनको स्विच करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इन लोगों के ऊपर दूसरी कंपनीज को विश्वास भी नहीं है कि एक बार तो ये कम में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही स्टार्टअप एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है, ये फिर अच्छी जॉब के चक्कर में दूसरी कंपनी स्विच कर लेंगे। हाउसिंग सेल्स इन फाइनेंशियल 23 अप टू 80%, 48% टू 3.47 लाख करोड़। जो हाउसिंग सेल्स है फ्लैट्स की और घरों की सेल है वो बढ़ी है, 48% तक बढ़ी है फाइनेंशियल में। नीदरलैंड बन गया है हमारी थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। ये बना है यूएस और यूएई के बाद तीसरे नंबर पे नीदरलैंड आ गया है, जिसने हमारे जर्मनी और यूके, हांगकांग, बांग्लादेश इन सबको पीछे छोड़ दिया है। और हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसके साथ कर रहे हैं? यूएस, यूएई एंड थर्ड इज नीदरलैंड। नीदरलैंड हैज अमर्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। और ये क्या क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं हम नीदरलैंड में एक्सपोर्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल, एल्यूमिनियम गुड्स, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा 2021-22 में $8 बिलियन नीदरलैंड के साथ एक्सपोर्ट था, जो कि बढ़ के $13 बिलियन हो गया है 2022-23 के अंदर। एंड इट हैज टेकन ओवर मेजर डेस्टिनेशन लाइक यूके, हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी। ठीक है। इंडिया के साथ जो है इंडिपेंडेंस के समय से ही नीदरलैंड का अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये रहा है। नीदरलैंड was in 2021-22 नीदरलैंड was the 5th largest destination for India's export, और जो कि 2020-21 में 9वें नंबर पे था और अब ये तीसरे नंबर पे आ चुका है। JSW जिंदल स्टील वर्क्स इंफ्रा टू इन्वेस्ट 152 करोड़ फॉर NMPT कंटेनर कैपेसिटी आएगी। जो जिंदल की कंपनी, सज्जन जिंदल जी की कंपनी है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 152 करोड़ रुपए किसके लिए करेगी? एक्सपेंशन ऑफ इट्स कंटेनर एट न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट। जो न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट है कर्नाटका में, उसका एक्सपेंशन करेगी, उस पे 152 करोड़ लगाएगी। अभी हाल ही में आपने सुना था कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर एक IPO भी लाने के लिए सेबी को डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। ये IPO लेके आ रही है, ठीक है, जो कि 2800 करोड़ रुपए का IPO रहेगा। उसमें से कुछ अमाउंट ये इसके एक्सपेंशन पे भी लगाएगी। रतन टाटा बैक्ड अपस्टॉक ब्रेक्स इवन इन फाइनेंशियल 23, एक कंपनी रिलेटेड न्यूज है। नॉर्म्स फॉर इलेक्शंस इन EPC FIEO टू बी रिव्यू। जो अभी बात चल रही है कि जो EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, और जो एक्सपोर्टर बॉडी FIE है, एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो ऑफिस बीरर है उनके इलेक्शंस भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है, वो इलेक्शन जो होने हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो भी कोई एक बंदा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको ऑफिस बीरर बना दिया गया। ठीक है। ये एक्सरसाइज 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और कैसे इलेक्शन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी इनके ऑफिस बीरर की, तो ये सब 2 महीने के अंदर रिकमेंडेशन आ जाएंगे। US investor Janus Henderson slashes Farm-Easy's valuation by half to 2.8 बिलियन। मैंने बताया कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही लूम पीरियड चल रहा है, बहुत ही ग्लूमी पीरियड चल रही है, ग्लूमी विंटर चल रही है। तो जैसे 2-4 दिन पहले ओला की वैल्यूएशन कम आई थी, बाइजूस की कम आई थी, आज जो US इन्वेस्टर जानस हेंडरसन है उन्होंने बताया कि
फार्मेजी की वैल्यूएशन को भी हाफ कर दिया गया है और ये $2.8 बिलियन असेस की गई है। टायर 2 5G फोन सेल्स हेल्प अमेजन इंडिया क्लॉक डबल डिजिट ग्रोथ। जो अमेजन इंडिया है वहां पे जो टायर 2 सिटीज है वहां पे 5G फोन की सेल बढ़ी है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमने देखा आज का ईटी एनालिसिस। हाउ डिड यू फाइंड द ईटी एनालिसिस एंड इफ यू वांट सम other necessary amendments in our discussion, or you want to include something, you want to exclude something, just let me know so that we will be take up this ET analysis to heights. And for EPF4 related test series and courses, you may download our app Educasius from Google Play Store. Thank you very much. Jai Hind.